दोस्तों आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में और चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। क्या नाम है दोस्तों? हमारी बदलती पृथ्वी। ये क्या चीज़ है? तो ये ज्योग्राफी है 7 क्लास की और 3 चैप्टर है। 2 चैप्टर हो गया है, ये तीसरा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थलमंडल क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए पृथ्वी की गतियाँ। यहाँ पर है अंतर्जित बल और इधर है बहिर्जित बल। अब अंतर्जित बल से क्या है? तो अक्षीय बल और पटल विरूपण बल। उसके बाद है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और पर्वत निर्माणकारी बल। फिर बहिर्जनित बल में है कि अपरदन और निक्षेपण और नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्थल प्लेटें। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटें वो परपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी है। क्या है? उनकी सतहें टिकी है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। क्या होते हैं? पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है ना। पिघले हुए क्या होता है? तो अचानक निकल जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से जो निकल रहा है ये क्या है? तो लावा है। और ये क्या है? तो निकास वेट है। फिर ये क्या है? तो क्रेटर है। उसके बाद ये जो दिख रहा है वो क्या है? गैस वे राख। फिर ये क्या है? तो ये परपट्टी हो गया और ये मेंटल हो गया। ठीक है ना। और ये फिर मैग्मा है। क्या है दोस्तों? ये मैग्मा है। नेक्स्ट है इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जैसे कि इस प्रकार जो स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। क्या कर सकता है? चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप क्या कहते हैं दोस्तों? तो भूकंप कहते हैं। और भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, क्या होता है? जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो वे उद्गम केंद्र कहलाता है। और उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। क्या होती है? सर्वाधिक हानि होती है दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद है कि एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि प्लेट सीमा। ये क्या है? तो ये प्लेट सीमा। उसके बाद यहाँ से अधिकेंद्र है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। क्या होती है? सभी दिशाओं से बाहर की ओर निकलती है। ठीक है ना। और ये क्या है? तो ये उद्गम केंद्र है। यहाँ से उद्गम होता है और ये निकलते हैं। निकलने के बाद यहाँ निकल जाते हैं। उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या होता है? तो भूकंप उत्पन्न होता है। वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंप कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार के होती है। पहला है कि पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे। उसका बाद दूसरा है कि एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे।
उसके बाद तीसरा है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। कितने प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के होता है। ये क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाएगा। इस तरंगों की गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। क्या है? भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है दोस्तों। क्या है? नहीं है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। अस्थायी लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। संभावना का क्या करते हैं? तो अनुमान लगाते हैं। जैसे दोस्तों जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। क्या होता है? सांपों को धरातल पर आना, ठीक है ना, इनसे पता लगा सकते हैं। ठीक है। गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। क्या होता है? नहीं के बराबर होता है। उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। क्या कर सकता है? तो क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है? तो भूकंप लेखी। क्या है ये दोस्तों? ये भूकंप लेखी है। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले? तो सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इससे दूर रहे। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहे। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है ना। ये बचाव के तैयारी के लिए है। नेक्स्ट है कि मुख्य स्थल कृतियाँ। क्या है दोस्तों? तो मुख्य स्थल कृतियाँ अपेक्षीय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपेक्षी की क्रिया होती है और भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्षय को अपरदन कहते हैं। ठीक है ना। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। और अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। नदी के कार्य। क्या है दोस्तों? ये नदी के कार्य हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? तो जलप्रपात बनाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं
सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। कौन है? तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है और नियाग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। कौन सा? तो विक्टोरिया जलप्रपात है। कहाँ? तो ये है जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है ना। और ये नायग्रा जलप्रपात, क्या है ये? नायग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। क्या होती है? मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। उसे विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। क्या होते हैं? लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो चाप झील कहते हैं। चाप झील भी कहते हैं। क्या झील कहते हैं? तो चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है तो फलस्वरूप निकटवर्तीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। क्या होती है? निकटवर्तीय क्षेत्रों जो है उसमें बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्तीय क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? एक जब नदी है वो क्षेत्र में प्रवेश करती है मुड़दार मार्ग पर, तो ये ऐसे बल खाते जाते हैं और इसी से टूट जाते हैं। ये क्या होता है? ये टूट जाते हैं। जैसे ऐसे ऐसे के जाने के बाद ये क्या होता है? टूट जाता है। फिर ये जुड़ के इधर अलग हो जाता है, जैसे यहाँ पर अलग हुआ है। ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? तो इसे चाप झील कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तो चाप झील कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? फिर नदी के उपस्थिति तटों के तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित क्या हो जाता है? विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको वितरिका कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। ये देख सकते हैं अनेक हो जाता है, अनेक में विभाजित हो जाता है, उसे वितरिका कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहा जाता है वितरिका। ठीक है ना। और यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है दोस्तों। देख सकते हैं ना आप लोग, क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के कार्य। ठीक है ना। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं और समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती है। क्या होती है? समुद्री जो तरंगे है वो लगातार शैलों से क्या करती है? तो टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। जिससे क्या होती है? दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको समुद्री गुफा कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। मतलब बड़े होते जाने पर क्या हो जाते हैं? इसमें छत ही बचते हैं और उस छत बचती है जिसे क्या कहते हैं? तो
तटीय मेहराब कहते हैं। क्या कहते हैं? तटीय मेहराब बन जाते हैं, जो कि यहाँ पर इससे उधर पार हो गया, इसको तटीय मेहराब कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। क्या करता है? ये जो छत है, इस छत को भी क्या करता है दोस्तों? तोड़ देता है। ठीक है ना, तोड़ देता है। और केवल दीवारें, क्या दीवारें बचती है, और दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलियाँ तटों को समुद्र भृंगियों कहते हैं। और समुद्री तरंगों किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। क्या करती है? समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। जैसे कि छत से पूरा कट जाता है, तो इस कटने वाला को क्या कहते हैं? तो स्टेक कहते हैं, जो कि यहाँ पर कट के ये चित्र दिखाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि हिमनद के कार्य। अभी हिमनद के कार्य क्या है दोस्तों? तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, बर्फ की नदियाँ होती है। क्या? तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, और गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। क्या होता है? जल भर जाता है, और वे सुंदर झील बन जाते हैं। क्या करते हैं? वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछिट मिट्टी और निक्षेपित होते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? तो निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये पवन के कार्य। अब पवन के कार्य, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है दोस्तों? क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। क्या है? प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। फिर जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें सामान्य छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। क्या करती है? आसानी से काटती है। इसीलिए ऐसी शैल को आधार, संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं, और पवन चलाने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान, क्या करते हैं? रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिर कर छोटी पहाड़ी बनाती है। क्या करती है? यह रेत छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उड़ाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। क्या करती है? उसको वायु उनको उठा करके अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू तिब्बत कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लोएस कहते हैं। और चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। चीन में क्या करते हैं? विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।